जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। साथियों, खबर तो आपके पास पहुंची गई होगी, नहीं तो मैं आपको बता देता हूं कि सीबीआई ने हमारे एक सेना के कर्नल साहब को गिरफ्तार किया है 50 लाख रिश्वत लेते हुए। हालांकि ये खबरों में है कि रंगे हाथों गिरफ्तार किया है, लेकिन यहाँ मैं आपको पहले ही स्पष्ट कर देता हूँ कि ये जो कर्नल साहब थे ऑर्डिनेंस कोर के हैं और ये वर्तमान में अभी ईस्टर्न कमांड में बैठे हुए हैं। और जो रिश्वत की रकम दिल्ली में पकड़ी गई है, यानी इसमें न्यूज़ तो बता रही है कि रंगे हाथों पकड़े गए, लेकिन रंगे हाथों नहीं, कर्नल साहब ने जिस बंदे को दिल्ली में कहा था कि वो उसको रकम दे दो, तो वो वहाँ पकड़े गए हैं। उसने बताया कि भाई ये कहानी है। हालांकि अब इसमें लोग सवाल भी करेंगे कि भाई फिर न्यूज़ कैसे लिख रही है, कैसे कर्नल साहब तक के लोग पहुँचे। तो आपको स्टेप बाय स्टेप में एक पूरी कहानी बताना चाहता हूँ। सबसे पहले तो एक बार मैं फिर कहूँगा हमारे देश की जनता को कि न्यूज़ तो अपने हिसाब से न्यूज़ खबरें दिखाती है, और लोग सवाल भी उठाएंगे कि भाई अगर सेना में भ्रष्टाचार हो गया तो फिर कोई बचेगा ही नहीं, क्योंकि पूरे देश में तो ये सिस्टम है ही कि 100 में से 80 बेईमान, फिर भी मेरा देश महान। लेकिन ये एक चीज़ मैं आपको कहना चाहता हूँ कि बाहर के मुकाबले सेना में भ्रष्टाचार की कमी है, लेकिन ये नहीं है कि भ्रष्टाचार नहीं होता है। हर जगह ऐसे लोग बैठे हैं जो कहीं ना कहीं देश की सुरक्षा के मसले को भी ध्यान नहीं रखते, जवानों के हक को भी खा जाते हैं। जहां भी मौका मिले खाने वाले लोग हैं, ठीक है। और पहले भी हमारे पास भी ऐसे बहुत से मामले आए, लेकिन हमने उनको इग्नोर कर दिया कि सीबीआई और ईडी और बहुत सी संस्थाएं बैठी हैं, वो जाने या जो करने वाला जाने। हमारे मुद्दे ज़्यादातर रहे कि ये खाते भी हैं, भ्रष्टाचार भी करते हैं, और उसके अलावा जवान को भी परेशान करते हैं। और ये हमारी देश की सरकारों को सोचना होगा, ठीक है। अगर जवानों के मोबाइलों पर रोक ना हो, जवानों को खुलकर बोलने का सरकार आदेश दे कि कम से कम भ्रष्टाचार के खिलाफ आप वीडियो बनाओ और तुरंत एजेंसियों को दो या सरकार को सौंपो, तो बहुत से चीज़ों का खुलासा हो सकता है। लेकिन सिर्फ डिपार्टमेंट की बदनामी ना हो, सिक्योरिटी का नाम ले लेकर सिर्फ और सिर्फ जवानों के मोबाइलों पर रोक लगाई जाती है। और सबसे बड़ी बात, अगर जवान इन चीज़ों की शिकायत ऊपर करता है तो ऊपर वाला ध्यान नहीं देता कि नहीं आप गलत लगा रहे हो, आपको अपने कर्नल पर विश्वास नहीं। ऐसी चीज़ों के वीडियो मैंने डाले भी हैं, आपको याद भी होगा। और हमने एक मामले में बात की तो बंदे ने बताया कि मैंने अपने उच्च अधिकारियों को बताया, तो बोलता है कि तेरे को विश्वास नहीं तेरे कर्नल पर। हालांकि वो मामला डिसिप्लिन से जुड़ा हुआ था, लेकिन ये एक बहुत बड़ी स्थिति है कि डिसिप्लिन के नाम पर जवानों को कुछ नहीं बताया जाता। जवान बताने की अगर कोशिश करे तो प्रॉपर चैनल के नाम पर उसको सजा दे देंगे। तो मैं हमारी सरकार से कहूँगा कि जो सिक्योरिटी के नाम पर जवानों के मोबाइल पर रोक होती है उसको हटाया जाए, और जवानों को भ्रष्टाचार का इस तरह जहाँ भी, क्योंकि सिस्टम में ये भ्रष्टाचारी लोग उस सिस्टम को दीमक की तरह खा रहे हैं। आपको पता है ऑर्डिनेंस कोर जो हमारे सेना का अहम हिस्सा है, जिसमें गोला बारूद और सारा सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा खरीद फरोख्त होता है, अगर उसमें घटिया सामग्री, जैसा कि सीबीआई रिपोर्ट में है कि साहब ने पैसे लिए, घटिया सामग्री को पास कर दिया, इनके पुराने बिल पास कर दिए, वो भी मैं बताऊंगा आगे कि कैसे कर्नल साहब ने इसी पिछले अप्रैल महीने में, जो कि कानपुर के जो ठेकेदार थे उनको बुलाया, वहाँ उनसे मिले और उनसे 50 लाख रिश्वत की मांग रखी कि भाई मैं तुम्हारा ये सारा पास करवा दूंगा,
बचा हुआ जो बिल भी और ये जो सामग्री सुमग्री सब पास कर दूंगा, 50 लाख रुपए तुम्हें देने पड़ेंगे। और उस बंदे ने हाँ भर ली। फिर कैसे ये ट्रैप हुए हम इस विषय में भी बात करेंगे, लेकिन मैं हमारे जवानों से जो वीडियो देखते हैं मैं चाहता हूँ कि आप एक तो जो कमेंट्स करते हैं थोड़ी भाषा का संयम रखें और वीडियो को पूरा देखकर फिर अपने विचार जरूर व्यक्त करें। जगह जगह भ्रष्टाचार होता है। जवान एक दिन पहले भी मेरे पास एक वीडियो आया था जिसमें क्या बोलते हैं उसको, एक आटे का वीडियो एक बंदे ने बनाकर भेजा था कि ये देखो साहब बैक डेट का जो ओवर डेट हो चुका है वो आटा आ रहा है। और जब उसने वीडियो बनाया तब उस आटे को रातों रात बोले गायब करो, सिक्योरिटी लीक होगी। जब मैंने एक वीडियो बनाकर बताया ना कि भाई कम से कम इस तरह खाने पीने की चीजों पर तो डाका मत डालो, तब बंदे ने दूसरे दिन बताया कि सर आपका वीडियो आते ही आटा वहां से सारा गायब कर दिया गया। ये लोग जिनका अपने तनख्वाह से पेट नहीं भरता, जो देश के साथ इस तरह की सिस्टम के साथ गद्दारी कर रहे हैं, उसका एक ही इलाज हो सकता है। मैं फिर कहूंगा कि जैसे कि यूपी के जो कांस्टेबल का लगातार वीडियो आ रहा है ना कि इनका तो सिस्टम ऊपर से नीचे तक चैन सिस्टम में बंधा हुआ है, तो जो बाहर हैं जो भी डिपार्टमेंट में है वहां नीचे से ऊपर तक सब खाते हैं। लेकिन सेना में कुछ एक ही लोग हैं जो चुपचाप डकार रहे हैं, बाकियों को पता नहीं चलता या उनको दबा कर रखा जाता है डिसिप्लिन के नाम पर कि वो बोल ही ना सकें कि कर्नल साहब क्या मीटिंग कर रहा है, क्या माल आ रहा है, कुछ नहीं बोलता। और जिनको पता है वो बोल नहीं पाते क्योंकि बोलेंगे तो डिसिप्लिन के नाम पर उनका ये हो जाएगा। इसलिए आज एक बार मैं फिर गुजारिश करूंगा हमारी सरकार से, हमारे देश के न्यायालय से भी कहना चाहता हूं कि जब कोई भ्रष्टाचार के खिलाफ या ऐसे सिस्टम के खिलाफ बोलता है तो आप ये कह देते हो कि डिपार्टमेंट को बदनाम कर रहे हो, ये चीजें बाहर नहीं आनी चाहिए। क्यों भाई, बाहर नहीं आओगे तो पता नहीं ऐसे कितने ही लोग क्या क्या खा चुके हैं। आज से बहुत दिन पहले भी एक अम्बाड़ा से मेरे पास कॉल आया था और वो बता रहा था कि हमारी जो हेलमेट बनाती है ना, जो फौज में जो पहले हेलमेट आ रहे थे, बोले मैंने बढ़िया हेलमेट दिए जिसमें गोली पार नहीं होती थी, लेकिन वहां बाद में पता चला कि वो बोले कि हमें तो कमीशन चाहिए, चाहे इसमें गोली पार हो या न हो। और ऐसे करके बोला कि इतने पैसे चाहिए तो मैं इतने हेलमेट बढ़िया क्वालिटी के कैसे दूंगा, तो मैंने मना कर दिया। तो मेरा टेंडर कैंसिल करके दूसरे को दिया गया और जिसमें गोली पार हो जाती थी वो चीज़ें हैं। तो उसने मेरे को कहा, मैंने बोला भाई मेरे को नहीं है, क्योंकि भ्रष्टाचार के लिए अब सीबीआई के पास जाओ, ईडी के पास जाओ, इनको लेटर लिखो। तो उसने कहा कि सब जगह लेटर लिखे लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो मैं इन एजेंसियों को भी कहना चाहता हूँ कि इनमें हालांकि बहुत जगह ईमानदार लोग बैठे हैं, लेकिन कई बार सिस्टम में उनको चिट्ठी लिखने के बाद में वो सिस्टम भी अच्छे से काम नहीं करता। अब यहाँ सही जगह केस पहुंचा, सही कोई अधिकारी था और उसने इसका सही से हैंडल किया और इस भ्रष्टाचार को उजागर किया। एक बार मैं फिर कहूँगा कि अगर जवानों को उनके हक के बारे में कि उनकी ड्यूटी क्या है, उनका अधिकार क्या है वो बता दिया जाए तो ये भ्रष्टाचार खत्म हो सकता है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ डिसिप्लिन के नाम पर जवान को दबाकर रखा जाता है, मोबाइलों पर रोक है, उनसे वो काम कराए जाते हैं जो उनकी वर्दी, जिस देश सेवा के लिए उनको भर्ती किया जाता है वो काम हटाकर उनसे ट्रे घुमाई जा रही हैं, उनसे कुत्ते बुलाए जा रहे हैं, गाड़ियां साफ कराई जा रही हैं अपनी पर्सनल। ऐसे बहुत ये अर्दली सिस्टम क्यों नहीं बंद करता? ये भी एक भ्रष्टाचार की श्रेणी में आता है। आप मानो आज एक जवान को हम 70-80 हज़ार रुपए देकर और उसको सिविल सर्वेंट की तरह, सिर्फ नौकर की तरह यूज कर रहे हैं। लेकिन अभी इस ओर किसी का ध्यान नहीं है। बस वो 50 लाख दिख गए, लेकिन ये नहीं दिख रहा कि हजारों सैनिक जिसकी हम सैलरी की बात करें में करोड़ों में सैलरी जाती है और वो सिर्फ और सिर्फ कोई दूध का डोलू लेके घूम रहा है, कोई कुत्ते की चैन लेकर घूम रहा है। वो सरकारी ड्यूटियां करते ही नहीं, उनको पता ही नहीं। जब हमारे समय में 2002 में हम पाकिस्तान ये जो ओपी पराक्रम हुआ था, उस समय बोला भाई अंडी फंडियों को क्लोज कर लो, उनको ड्रिल ही नहीं पता थी। वो सिर्फ और सिर्फ तनख्वाह ले रहे थे ऐसे जगह में बैठे कई 5-5 सालों से कि बस तनख्वाह लो और वो नौकर की तरह काम करो। तो सरकार इस ओर भी ध्यान दे। बाकी आज ये मामला है, मैं आपको बता देता हूँ, ये कर्नल साहब एओसी के, जो कि इनकी पोस्टिंग अखबार में आपने सुन लिया होगा, इनका नाम भी बाकायदा आ गया है। आप मारोगे सर तो सब कुछ इनका आ जाएगा।
मैं यहाँ, आप सभी को पता है, मैं तब तक नाम नहीं लेता क्योंकि जब तक ये सिर्फ अभी कर्नल साहब पकड़े गए हैं, वो भी जो ऑन द सपोर्ट की बात हो रही है, ऑन द सपोर्ट की बजाय ये दिल्ली में इन्होंने जिसका नाम बताया था, क्योंकि बाकायदा सीबीआई ट्रैप कर रही थी इनको, और उस आधार पर इनके पास बिल्कुल संपर्क और सब कुछ था, कनेक्शन था। इनका फोन जिसके पास गया, वो चीजें, और जिस बंदे को रकम पकड़ाई, वो सारा सीबीआई ने पकड़ लिया। मैं एक बार आपको फिर बता दूं कि ये कोलकाता के व्यापारी जो पहले भी फौज को सामान करते रहे हैं। मैं यहाँ सीबीआई से एक गुजारिश और करूंगा, सरकार से भी कहना चाहता हूँ, हालांकि सीबीआई इस और ध्यान भी दे रही है कि भैया रिश्वत की कम, इन जो पैसे थे सिर्फ कर्नल तक ही जा रहे थे, ऊपर नीचे भी कहीं बट रहे थे, उस और भी ध्यान दे। दूसरा, जब ये बता रही है सीबीआई की भाई हाँ ये काफ़ी दिन से सप्लाई कर रहे थे, तो उन सब जिनके साइन हो रखे हैं, इनके पहले भी ये तो नहीं पता चलेगा कि भाई उन्होंने पैसे लिए हैं या नहीं लिए हैं, उनका तो कोई रास्ता नहीं है, लेकिन उन सबके अकाउंट की डिटेल तो ले सकते हो ना। जितनी इन्होंने, जैसे दिल्ली पुलिस ने, पूरी सेना ने, पता नहीं किस किसने लगाकर रविंद्र फौजी के अकाउंट की जांच करो, रविंद्र फौजी क्या कर रहा है, जितना समय अगर हमारे पे दे रहे हैं, उतना समय अगर वो जो व्यापारी हैं कब से घटिया सामान वो दे रहे हैं, इस बीच बीच में जो कर्नल आए हैं या जो अधिकारियों से उनके फोन कॉन्ट्रैक्ट से बात हुई है, उन सब के अकाउंट एक बार चेक कर लो। हालांकि ये तो देश का दुर्भाग्य है कि जितने भी प्रशासनिक अधिकारी, चाहे वो सेना के हों, चाहे वो आईपीएस आईएएस हों, किसी भी डिपार्टमेंट का कोई भी अधिकारी सरकारी पद पर रहता है तो हर साल उसके अकाउंट की जांच होनी चाहिए, उसके परिवार की और उसकी संपत्ति की, ताकि पता चले कि एक सरकारी संपत्ति लेने वाला व्यक्ति इतने करोड़ों अरबों का मालिक कैसे बन जाता है। लेकिन वही बात है कि नीचे से ऊपर तक पैसा जा रहा है, वहां तो होगा नहीं, लेकिन सेना तो कर सकती है। सेना तो ईमानदार है, तो मैं चाहता हूं सेना जरूर करे। इस अधिकारी ने कब कब वहां रहा है, उन सब के ज्यादा नहीं, ये अकाउंट की डिटेल चेक कर लो। एक बार फिर मैं आपको बता देता हूं, ये जहां तैनात थे वहां ये अधिकारी इनसे मिलने जाते हैं कमांड में, तो कहीं बाजार में एक पार्क में इनकी मुलाकात होती है। ये बात तकरीबन 16 अप्रैल की। 16 अप्रैल को जब ये मिलते हैं तो ये इनसे कहते हैं कि भाई ऐसा ऐसा है, आपका ये पास करा देंगे, बिल भी भुगतान करा देंगे, आप 50 लाख रुपए दो। तो इन्होंने कहा कि ठीक है साहब, हो जाएगा, आप तो काम करो। फिर उसके बाद में 22 अप्रैल में इनके छोटे मोटे कुछ बिल वगैरह जो भी किए इन्होंने, और 24 को फिर उन्होंने कहा कि भाई क्या है वो पैसे का क्या हुआ। बोले सर बड़ी रकम है, व्यवस्था कर रहा हूँ। ऐसे करते करते 16 मई को इसने कहा कि साहब पैसे की व्यवस्था हो गई है, आप बताओ क्या करना है, और व्यवस्था दिल्ली में हो पाई है। तो साहब ने कहा कि भाई दिल्ली में मैं तो आ नहीं पाऊंगा, मैं बताता हूँ आपको किसको देना है पैसा। 2 दिन इन्होंने वेट किया, और इन्होंने कोई एक नरेश पाल नाम का, अब वो इनका कोई रिलेटिव है या कोई संपर्क में है, उसकी भी डिटेल निकालनी चाहिए, वो किस किस के संपर्क में है, वो भी उसको बताया कि भाई ऐसे ऐसे रकम मिलने वाली है, तू ले लेना। वो तैयार हो गया। फिर इधर व्यापारी को कॉल किया कि भाई हाँ मेरा एक बंदा है नरेश पाल, वो रकम को लेकर आप बताओ। तो इन्होंने बोला सर मेरे ड्राइवर के नंबर है और इसका एक और साथी है, वो ये पैसा पहुंचा देगा। मतलब एक हवाला के जो पैसे आते हैं उनसे इन्होंने कॉन्टेक्ट किया। तो इन्होंने कर्नल साहब को नंबर दिया, कर्नल साहब ने उनके ड्राइवर को कॉल किया है। तो कर्नल साहब बोलते हैं ना कि डायरेक्ट फंसे नहीं, लेकिन कर्नल साहब का एक व्यापारी के ड्राइवर को कॉल करना, ठीक है, कॉल किया कि भैया आप ये पैसे नरेश पाल को दे देना। नरेश पाल से भी फोन का जो कनेक्शन है साहब से हो रखा है, ठीक है। उसके बाद में उन्होंने व्यवस्था करी और ये पैसा वहां पहुंचाने वाले थे। तब तक इस सारे चीजों की खबर सीबीआई को किसी ने दे दी थी। अप्रैल में ही बता दिया था कि भाई ये कर्नल साहब ऐसे ऐसे डील करने वाले हैं, और सीबीआई उस पर पूरी नजर गड़ा कर बैठी थी। सीबीआई के पास जब कोई चला जाता है चीजें, तो ऑटोमेटिकली जो कहते हैं ना कि निजता का अधिकार है, फलाना है, फोन ट्रैप नहीं हो सकते, सब हो जाते हैं। जब मामला देश की सुरक्षा से जुड़ा हो तो सीबीआई पूरा बात कर रही थी इन लोगों को।
कहाँ कहाँ ये साहब बात कर रहे हैं, क्या क्या होने वाली है। क्योंकि ये भी तो देश के मतलब इतनी सुरक्षा में बैठे हैं, कब से डकार रहे होंगे, तो पूरा अपना तरीका यूज कर रहे थे कि मैं न पकड़ा जाऊँ, पकड़े भी जाएंगे तो वहाँ कह देंगे मेरे को क्या पता। हालांकि अभी भी ये कोशिश करेंगे वहाँ ये साबित करने की कि भाई मैं तो वहाँ मौजूद ही नहीं था, मैं तो यहाँ मौजूद था। और इनको बचाने के लिए भी कुछ इनके साथी वो मदद करेंगे जो या तो इस लेन देन में शामिल है या कुछ और कारणों से वो भी सामने आ जाएगा। मैं फिर कह रहा हूँ कि अभी तक मैं इसलिए नाम नहीं लेता क्योंकि जब तक कोई दोषी कोर्ट से साबित नहीं होता, किसी के ऊपर रिपोर्ट या इल्जाम लगाने से वो दोषी नहीं होता है। लेकिन ये फंसेंगे इसलिए क्योंकि इन्होंने जो व्यापारी के ड्राइवर से कॉल किया, उसके बाद जिसको पैसा पकड़ा गया है नरेश पाल, उससे कॉल किया, ठीक है, कई बार इनकी बातें हुई हैं, तो ये बताएंगे कि भाई क्यों बात कर रहे थे, अगर आपका कोई लेन देन ही नहीं था तो वहां क्यों बात कर रहे हैं। ठीक है, मैं एक बार पहले भी आपको एक बार बताया था और मैं अभी वो चीजें बताना नहीं चाहता हूँ, समय चला गया। जो चीजें आप कहते हो कि भाई ये होगा, मैं तो उससे बात नहीं करता, सारी चीजें निकल कर आती हैं जब आपको जवाब देना भारी हो जाता है। अभी कर्नल साहब 5 दिन के रिमांड पर सीबीआई को हैंड ओवर कर दिया गया है, क्योंकि मैंने जैसे बताया था ना कि मामला अगर सेना की बाउंड्री के अंदर का हो, झगड़े पगड़े का हो, या जैसे वो ऑर्डिनेंस के मेजर साहब ने एसएम साहब को मतलब गोली तक मार दी, तब भी वो मामला सेना के हैंड ओवर में चल रहा है और वहाँ उसको पूरी बचाने की सबको पता है कोशिश की जा रही है कि भाई ये मिस फायर हुआ है या हथियार की गलती है, पुलिस को नहीं सौंपा है। उसमें सरकार भी कुछ नहीं कर पाएगी क्योंकि वो नियम का दायरा, सेना को बहुत अच्छी पावर दी गई है, उस पावर का इस्तेमाल करेंगे। और वहाँ मैं फिर कह रहा हूँ कि वहाँ कोर्ट ऑफ इंक्वायरी होगी, उसके बाद पुलिस को सौंपा जाएगा। पुलिस से कितना भी जोर लगा ले, किसी ने रिपोर्ट लिखाई नहीं लिखाई, आधी तो ये अफवाह ही चल रही है अभी तक, क्योंकि वो पूरी तरह से बाहर नहीं आया केस। जो न्यूज छाप देती है लोग उसी तरह का वीडियो बनाकर डाल देते हैं। स्पष्ट जानकारी तभी आएगी जब खुलकर बाहर आएगी, ठीक है। लेकिन वहाँ बाउंड्री के अंदर, मामले बाउंड्री के अंदर का था, दोनों ही आर्मी पर्सन थे। लेकिन यहाँ क्या हुआ कि बात सेना की सुरक्षा से जुड़ी हुई थी और पैसा जो पकड़ा गया है, जिसे पकड़ा गया है उसका कर्नल साहब से संपर्क, मतलब जो दे रहा है उससे भी संपर्क है, पकड़ा गया है उससे भी संपर्क है। तीसरा जो मालिक जिनके ये पैसे थे उससे भी संपर्क हुई है। और इस दौरान साहब ने घटिया माल को, सप्लाई को भी पास कर दिया और इनके पुराने बिल थे उसको भी पास किया है। अगर ये जुड़े नहीं होते तो ऐसा इन्होंने नहीं करना था। हालांकि अभी किसी भी एंगल में नहीं बच पाएंगे। और मैं फिर कहता हूं कि आज के दिन में इतनी सैलरी लेने के बाद में और ये घटिया जो प्लानिंग करते हो, उस प्लानिंग को छोड़ दो। आज भी इस देश में अगर किसी की लोग इज्जत करते हैं तो हमारी सेना है।